नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टॉप 500 क्वेश्चन आंसर को करेंगे दोस्तों। और ये क्या रहेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम पर बेस रहेंगे दोस्तों। और ये डाटा दोस्तों बिल्कुल ही एक्यूरेट डाटा है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो है कि लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, 2021 का डाटा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि अभी 7 और 8 अगस्त को क्या हुआ था कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 7 और 8 अगस्त को। इसमें क्या किया गया था कि एचएसएससी ने 20 क्वेश्चन डाल दिए थे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं कि आगे जब भी किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप खुद देख सकते हो कि जो भी एचएसएससी में पूछे गए थे क्वेश्चन वो सारे के सारे इस वीडियो में हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो कि दिया गया है कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर है वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कृषि क्या दिया है, कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। आप जानते हैं कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो कृषि आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है दोस्तों। और कृषि क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। 2 पॉइंट हमने अभी तक कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो कृषि है 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो संविधान की किस अनुसूची में वर्णन है आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है कृषि का। और दोस्तों वर्तमान में यह स्मृति सूची का विषय है। तो आप जानते हैं कि सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्मृति सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। जो कृषि है दोस्तों वो स्मृति सूची का विषय है, आपको यहाँ बताया गया है। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे बताया है कि कृषि के टाइप दिए गए हैं, यानी कि कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दिया गया है कि जीवन काल के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर इसे 3 टाइप में बांट दिया गया है दोस्तों। 1 वर्षीय कृषि, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में कौन कौन से आ जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दोस्तों। क्या रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। धान, मक्का, गेहूँ ऐसी फसलें हैं वो 1 वर्षीय में आ जाती हैं। द्विवर्षीय में जैसे चुकंदर हो गया, बहुवर्षीय में घास और रबीय। आप यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के से किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जीवन चक्र के आधार पर धान की जो फसल है निम्नलिखित में से किसके तहत आती है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 1 वर्षीय, क्योंकि धान क्या है 1 वर्षीय कृषि के तहत इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हरियाणा में जो फसलें हैं वो ऋतुओं के आधार पर बोई जाती है। किसके आधार पर बोई जाती हैं, ऋतुओं के आधार पर बोई जाती है। और आगे दिया गया है दोस्तों रबी फसलों के बारे में। रबी फसलें कौन कौन सी दोस्तों, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो नहीं है तो इसके लिए आपको रबी फसलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी रबी फसलें हैं, कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि जो रबी फसलें हैं उसमें गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर, मसूर, आलू और अलसी, इन फसलों को रबी फसलों के तहत इंक्लूड किया जाता है। और सिंपल भाषा में समझे दोस्तों तो जो रबी फसलें हैं वो अक्टूबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में क्या है उनको काट लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये जवाब होना चाहिए दोस्तों आपका, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बताया गया है दोस्तों खरीफ फसलों के बारे में। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं, चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिलहन, कपास और तंबाकू। ये कौन सी होती है, रबी फसलें होती हैं। मैंने पीछे बताया दोस्तों आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, जिसमें से 3 जो आपके एग्जाम्पल होंगे रबी फसलों के होंगे और 1 एग्जाम्पल होगा आपका खरीफ फसल का। तो आपको छांटना होगा दोस्तों। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए आपको इन एग्जाम्पल्स को मेनली याद रखना है, ठीक है। और खरीफ फसलें जो है जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में उनको काट लिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों कि जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों, वे फसलें जो खरीफ और जो रबी फसलें होती हैं उनके टाइम पीरियड के मध्य में बोई जाती हैं। यानी कि इन फसलों में कौन कौन से आ जाते हैं,
तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, खीरा, ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों वो क्या आती हैं जायद फसलों के तहत इंक्लूड की जाती हैं। इन्हें मार्च में बोया जाता है और मई और जून में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आगे क्या बताया गया है, देखिए दोस्तों आगे बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। सावनी की फसलें यानी कि खरीफ वाली जितनी भी फसलें होती हैं वो सावनी की फसलें कहलाती हैं। और आषाढ़ी की फसलें कौन सी होती है, रबी वाली जितनी फसलें आती हैं वो आषाढ़ी की फसलें कहलाती हैं। अभी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों एग्जाम में, तो आपको याद रखना है सावनी की फसलें, खरीफ की फसलें, आषाढ़ी की फसलें, रबी की फसलें। ठीक है, आ गया कि हरियाणा को गेहूं की टोकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरियाणा को गेहूं की टोकरी बोला जाता है। धान का जो कटोरा है वो क्या है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों गेहूं के बारे में। गेहूं सर्वाधिक होती है तो किस डिस्ट्रिक्ट में होती है हरियाणा के, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है। और सबसे कम बात की जाए तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में होती है। बिल्कुल अपडेटेड डाटा है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बताया गया सिरसा में और सबसे कम गेहूं कहाँ पे होती है, पंचकुला में होती है। सरसों की बात की जाए तो सरसों सबसे पहले महेंद्रगढ़ और भिवानी, क्रम वाइज आपको याद रखना है, सबसे पहले महेंद्रगढ़ और फिर भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों की फसलें होती हैं। अगर तिलहन की बात करें दोस्तों, तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महेंद्रगढ़ में होता है। नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे बताया है क्या कि चना और जौ, चना और जौ ऐसी फसलें हैं दोस्तों जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होती है। कहाँ पे होती है, चना और जौ। दोस्तों ये जितनी फसलें हैं आप इनको 5 से 6 बार लगातार रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको याद करने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चना और जौ है वो फसल है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। आलू कहाँ होता है, आलू है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। कपास कहाँ ज़्यादा होती है, कपास सरसा में होती है। बोलिए कपास कहाँ ज़्यादा होती है, कपास सरसा में ज़्यादा होती है। चावल कहाँ होता है, अभी हमने पढ़ा कि करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, तो करनाल में होते हैं चावल सबसे ज़्यादा। और बासमती चावल भी करनाल में ही होते हैं। बाजरा भिवानी में होता है। कहाँ पे, बाजरा भिवानी में। 3 चीज़ें आ गई, चना जौ बाजरा सबसे ज़्यादा भिवानी में होते हैं। ठीक है, अभी करते हैं कि जवार, जवार सबसे ज़्यादा रोहतक में होती है। ठीक है, और गन्ना कहाँ पे होता है, गन्ना होता है यमुनानगर में। कहाँ पे होता है, गन्ना होता है सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। और मक्का होता है पंचकुला में, मक्का होता है पंचकुला में। आपको 2 से 3 बार इन चीज़ों को रिपीट करना है दोस्तों। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ अपने नोट्स ही तैयार कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम लिख करके चीज़ें याद करते हैं वो ज़्यादा याद रहती है। क्योंकि दोस्तों हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हम बाकी स्टूडेंट से आगे नहीं जा सकते हैं। तो कृपया अपने नोट्स खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बताया गया कि सबसे अधिक फल व सब्जियों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, हरियाणा के, तो सरसा डिस्ट्रिक्ट में होती है। और सबसे कम बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में, सबसे कम महेंद्रगढ़ में होती है भाई। नेक्स्ट करते हैं, सबसे अधिक केला व सेब यानी कि केले और सेब है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में होते हैं हरियाणा के। और अमरूद करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हल्दी, हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो हल्दी यमुनानगर में। प्याज की बात की जाए तो अम्बाड़ा में। आड़ू की बात की जाए तो सरसा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बताया गया दोस्तों कि आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, नीलाखेड़ी करनाल में है। करनाल के अंदर नीलाखेड़ी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। सोने का रेशा, सोने का रेशा किसे बोला जाता है, तो जूट को सोने का रेशा बोला जाता है। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपको खेती के बारे में दिए गए टाइप दिए गए कृषि के, कि जो बागवानी कृषि होती है क्या होती है, वनस्पति खेती उसके तहत की जाती है। नीचे दिया गया है कि जो हॉर्टिकल्चर है वो क्या है, वेजिटेबल फार्मिंग उसके तहत की जाती है। और फ्रूटिकल्चर के तहत फलों की खेती की जाती है, यानी कि फ्रूटिकल्चर यानी कि फ्रूट फार्मिंग। ओके, मैं तो कहता हूँ दोस्तों आप इनको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि HSSC है वो इंग्लिश में ही इनके नाम दे देता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में इनको याद रखिए, इसलिए मैंने इनको इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है। आगे करते हैं दोस्तों।
नीचे दिए गए हैं कि पुष्प कृषि, इसमें फूलों की खेती की जाती है। और कृषि में पक्षी पालन, यहाँ पे कृषि से कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए दोस्तों नीचे दिए गए है एविकल्चर, तभी मैं बोल रहा था दोस्तों आपको क्या करना है, इंग्लिश में इनको याद करना है। एविकल्चर, एविकल्चर में किया जाता है वर्ड फार्मिंग आती है, ठीक है। एवी माने वर्ड होता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर एवी लगा हो तो समझ लीजिएगा दोस्तों क्या है, किसी वर्ड से रिलेटेड है, पक्षियों से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया कि एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर दिया गया है जिसमें बी कीपिंग होती है या फिर बी फार्मिंग होती है, यानी कि मधुमक्खी पालन उसके तहत किया जाता है। ये दोस्तों ऐसा डाटा है आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ मर्जी हो जाए आपको याद करना ही पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए तो आप देखिए मन लगा के इनको करते रहिए दोस्त, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे करते हैं। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या आता है दोस्तों, फिश फार्मिंग आती है, मछली पालन में मछली पालन आता है। आप इंग्लिश में याद रखिए पीसी कल्चर यानी कि फिश फार्मिंग, ओके। एक्वा कल्चर में एक्वा की खेती की जाती है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में सिल्क फार्मिंग की जाती है, सिल्क फार्मिंग यानी कि रेशम पालन, ओके। आगे चलते हैं। अंगूर की खेती यानी कि विटीकल्चर में क्या होता है, ग्रेप्स फार्मिंग की जाती है, विटीकल्चर यानी कि ग्रेप्स फार्मिंग उसके तहत की जाती है। और फंगी कल्चर, आगे क्या है, फंगी कल्चर है दोस्तों। फंगी कल्चर में दोस्तों मशरूम फार्मिंग की जाती है, क्या है, मशरूम फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट दिया गया है अबोरी कल्चर दिया गया है, ट्री फार्मिंग उसके तहत की जाती है। साइट्रिक कल्चर दिया गया है जिसमें खट्टे फलों की खेती की जाती है। और मोरी कल्चर दिया गया जिसमें शहतूत की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इनको याद रखिएगा। फूलों की मंडी और पहला एग्री बिजनेस स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पे है ये, हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, फूलों की मंडी और पहला एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पे है, हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है कि बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, वो मंजियाना सिरसा के में है, कहाँ पे है, मंजियाना सिरसा में है। और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, द गरोंडा करनाल में है, कहाँ पे है, गरोंडा करनाल में है। उष्ण कटिबंधीय फल क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय फल क्षेत्र है वो लाडवा कुरुक्षेत्र में है, कहाँ पे है, लाडवा कुरुक्षेत्र में है। पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हो। और पॉइंट नंबर 4 है कि एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र, एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है वो नीलाखेड़ी करनाल में है, कहाँ पे है, नीलाखेड़ी करनाल में है। पीछे इस क्वेश्चन को किया जा चुका है, एक बार फिर से इसे रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे बताया है कि सबसे ज़्यादा कुल कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा कुल कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है दोस्तों, तो वह है दोस्तों पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में है। और सबसे कम कुल कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है, तो वह मिजोरम में है, सबसे कम। हरियाणा को कृषि के आधार पर कितने जोनों में बांटा गया है, तो कितने जोनों में बांटा गया है, तो 3 जोनों में उसे बांटा गया है। मैंने एक पीछे दोस्तों मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दोस्तों, जिसमें मैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और उनमें भी दोस्तों मैं इंडिया जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर जो आती है उनकी डिटेल वीडियो करवा रहा हूँ मैं। तो आपने अभी तक उन सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। और उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि हरियाणा को कृषि के आधार पर कितने जोनों में बांटा गया है, उसमें मैंने 4 करवाया है, यहाँ पर 3 है, क्योंकि वो डेटा पीछे का डेटा था, वो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो भी रेगुलर स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं उनको ये अपडेट हो गया क्या होगा कि जो कृषि है, कृषि के आधार पर हरियाणा को 3 जोनों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है, तो वह हिसार में है, कहाँ पे है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। और पहली टनल युक्त मंडी, टनल युक्त मंडी कहाँ पे है, तो वह भी हिसार ही डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भावांतर भरपाई योजना में अब कितनी फसलें शामिल हैं, तो भावांतर भरपाई योजना में अब 10 फसलें हैं दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भावांतर भरपाई योजना की, जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसान मजदूर कैंटीन में कितने रुपयों में भोजन मिलता है, तो उसमें 10 रुपये में भोजन मिलता है दोस्तों, कितने रुपए में,
10 रुपये में भोजन मिलता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा करंट अफेयर में कि किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। अब यह है कि कृषि गुणवत्ता प्रयोगशाला कहाँ पर है, कृषि गुणवत्ता प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो सिरसा में है। कहाँ पे है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। गेहूं की किस्में याद रखिए दोस्तों, क्योंकि आपने देखा था कि जो 7 और 8 अगस्त को क्वेश्चन हुए थे उससे किस्मों से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन हमें अलग अलग सेट में देखने को मिले थे। तो किस्में याद रख लीजिए, सोनालिया, गिरजा, सैलजा, प्रताप, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनकसेरा, जयराज और यूपी 378 और यूपी 6362। ये क्या है, गेहूं की किस्में हैं भाई। एक बार फिर से करते हैं, सोनालिया, गिरजा, सैलजा, प्रताप, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनशेरा, जयराज, यूपी 378 और यूपी 362 क्या है, गेहूं की किस्में हैं भाई। ठीक है, अभी धान की किस्में करते हैं दोस्तों। IR8 और IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, भामा, सरस्वती, साकेत 3 और साकेत 4 और जगन्नाथ और जागृति, ये क्या है, धान की किस्में हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए दोस्तों, IR8, IR24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, भामा, सरस्वती, साकेत 3, 4, जगन्नाथ और जागृति, ये क्या है, धान की किस्में हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आलू की किस्में। आलू की किस्में दोस्तों, कुफरी, अलंकार और कुफरी चमत्कार। एक वर्ड को याद रख लीजिए दोस्तों, कुफरी, यानी कि जिस भी वर्ड के आगे आपको कुफरी लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो आलू की किस्म है। तो आपको याद रखना है कुफरी, अलंकार और कुफरी चमत्कार। आगे है सरसों की किस्में, वरुणा, क्रांति, दुर्गामणि, संगम और सुफला, ये क्या है दोस्तों, सरसों की किस्में हैं। आगे है अरहर की किस्में, प्रभात, शारदा और मुक्ता, ये क्या है, अरहर की किस्में हैं दोस्तों। और गन्ने की किस्में BO 43, 47 और 49, ये क्या है, गन्ने की किस्में हैं भाई। इंपॉर्टेंट डेटा है, सभी का सभी याद करना है दोस्तों आपको। कपास के रखिए दोस्तों, श्यामती, बीकानेरी, अंजलि, ये क्या है, कपास की किस्में हैं। सोयाबीन की क्लार्क 63, अंकुर, और बैंगन की पंत सम्राट, ये क्या है, बैंगन की किस्में हैं भाई। नेक्स्ट करते हैं, भारत देश में पशुगणना की शुरुआत 1919 में की गई थी। कब की गई थी, पशुगणना की शुरुआत कब की गई थी, भारत देश की बात की जाए तो 1919 में की गई थी। और हरियाणा में कब हुई थी दोस्तों, 1969 से स्टार्ट की गई थी पशुगणना। ठीक है, अब पशुगणना 5 वर्ष में होती है। कितने वर्षों में होती है, 5 वर्षों में पशुगणना होती है दोस्तों। और 2019 यानी कि लाइव स्टॉक सेंसस 2019 जो है वो 20वें नंबर की पशुगणना है। कौन से नंबर की है, वो 20वें नंबर की पशुगणना है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। आगे है कि सर्वाधिक पशु वाला जिला, सबसे ज़्यादा पशुधन किस डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। तो सबसे ज़्यादा पशुधन है दोस्तों वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ये डाटा आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि डाटा वाला इम्पोर्टेंट हमेशा रहता है HSSC के लिए। आपने देखा होगा 7 और 8 अगस्त में कि HSSC ने पिछले बजट के बारे में पूछ लिया था, पूरा अमाउंट दिया हुआ था बजट का, कितना बजट था वो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये डाटा भी याद रखना है, कितना है, 65 75 32, एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद करा है, 65 75 32 क्या है, सबसे ज़्यादा पशुधन है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और सबसे कम पशुधन किसमें है, पंचकुला में है 10 58 71, 10 58 71 कहाँ पे है, पंचकुला में है। आगे करते हैं दोस्तों भैंस के बारे में। भैंस देख लीजिए, जिसे इंग्लिश में बुफेलो कहते हैं, किस परिवार से संबंधित है, तो क्या है, बोवाइन परिवार से संबंधित है। बोवाइन परिवार से संबंधित है भैंस। ठीक है, सबसे अधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है, तो हिसार है। और कितनी भैंसें हैं हिसार के अंदर, 42 64 86, 42 64 86 हिसार में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। और सबसे कम भैंसों वाला जिला देख लीजिए, पंचकुला है। ठीक है, 57 243, 57 242, 57 242 कहाँ पे है, पंचकुला में सबसे कम भैंसें हैं। ठीक है, आगे करते हैं दोस्तों। आगे है कि हरियाणा में प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है, तो कौन सी है, मुर्रा नस्ल है, जिसे काला सोना भी बोला जाता है। कौन सी है, मुर्रा नस्ल है, जिसे काला सोना बोला जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसको खुंडी और एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2 नाम याद रखिए, खुंडी और एशियन ट्रैक्टर। जीवन काल कितना होता है, लगभग 25 वर्ष के आसपास ये
इनका जीवन काल होता है। गर्भकाल 310 दिन का होता है। कितना? 310 दिन का होता है। मूल स्थान और उत्पत्ति इसकी याद रखिए दोस्तों। कहाँ से है मुर्रा नस्ल की? तो माउंटेन गोमरी पाकिस्तान से। तो मुर्रा नस्ल की भैंसें माउंटेन गोमरी पाकिस्तान मूल स्थान इसका माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म? हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 से 25 बार मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है दोस्तों, HSSC के एग्जामों में रिपीट होते हुए। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हिसार में है दोस्तों। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ये आसान है। और मुर्रा किस्म सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? तो मुर्रा की किस्म जो है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? तो जींद ज़िले में, जिसे दूध नगरी कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? दूध नगरी कहा जाता है। ठीक है। अब हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद को। दूध नगरी भी और हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है हरियाणा के। नेक्स्ट करते हैं, सबसे भारी जो है भैंस किस नस्ल की होती है दोस्तों? वो होती है जाफराबादी नस्ल की। कौन सी? जाफराबादी नस्ल की। और इस नस्ल की जो भैंसें हैं वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में होती है इस नस्ल की सबसे ज़्यादा भैंसें। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, और अन्य जो नस्ल की भैंसें जो गुजरात में मिलती हैं, मसाणी और सुरती। कहाँ पे है? मसाणी और सुरती गुजरात से। ठीक है। और किस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बदावरी नस्ल की भैंसें होती हैं जो जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? MP और UP में सबसे ज़्यादा मिलती है भाई। नेक्स्ट है, क्लोन के माध्यम से बनाए गए भैंस के बच्चे का नाम क्या था? तो क्लोन के माध्यम से बनाए गए भैंस के बच्चे का नाम क्या था दोस्तों? गरिमा था। क्या नाम था? गरिमा था। और ये क्लोन करनाल में तैयार किया गया था। कहाँ पे? करनाल में तैयार किया गया था। करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। अभी है कि भैंस के बच्चे को बोला जाता है कटड़ा या कटड़ी हम बोल सकते हैं। वैसे ही गाय का जो बच्चा है उसे बछड़ा या बछड़ी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं भेड़ के बारे में, जिसे इंग्लिश में शिप बोला जाता है। और सबसे अधिक भेड़ कहाँ पे होती है? भिवाड़ी में मिलती है। और जीवन काल 30 साल तक इनका होता है। गर्भकाल 150 दिन का इनका होता है, यानी कि 150 दिन का। सबसे अधिक ऊन वाली भेड़ें कौन सी होती हैं? लोही नस्ल की होती हैं दोस्तों। और खुदरी ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? वो बीकानेरी है दोस्तों। कौन सी है? बीकानेरी। और सबसे अच्छी ऊन वाली लोही और खुदरी ऊन वाली बीकानेरी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है अलग अलग। अभी है दोस्तों कि भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो भेड़ प्रजनन केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पे है? वह हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। बकरी आगे दिया गया दोस्तों, बकरी के बारे में। सबसे ज़्यादा बकरियाँ कहाँ पे होती हैं? तो सरसा में है। और गाय और ऊँट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सरसा डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। आगे देख लेते हैं कि सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बीटल है। कौन सी है? बीटल है भाई। गर्भकाल काल कितना होता है इनका? 151 दिन का होता है। 18 वर्ष इनका जीवन काल का होता है। भारत के किस राज्य में बकरी नहीं पाई जाती है? तो कौन सा राज्य है ऐसा भारत का जिसमें बकरी ही नहीं मिलती है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। आगे करते हैं दोस्तों, ऊँट सबसे ज़्यादा सरसा में है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था। जीवन काल देख लीजिए 30 वर्ष तक का होता है। और गर्भकाल देख लीजिए 400 दिन का इनका गर्भकाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे गायें के बारे में बताया गया दोस्तों कि गायें जो होती है सबसे ज़्यादा सरसा में है। किस परिवार से संबंधित है? तो बॉबिट परिवार से संबंधित है। और सबसे कम गायें किस डिस्ट्रिक्ट में? हरियाणा के। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और जीवन काल 65 दिन का होता है। गर्भकाल जो होता है 284 दिन का होता है। ठीक है। अभी आगे करते हैं कि जो साहिवाल गाय की उत्पत्ति है वो पाकिस्तान से है। ठीक है। देसी गाय आधार कार्ड पहचान योजना कब स्टार्ट हुई थी? 18 मार्च 2015 से। कौन सी योजना? देसी गाय आधार कार्ड योजना, 18 मार्च 2015 से। आगे है, दोकाजी गाय सर्वाधिक कहाँ पे है? दोकाजी गाय की जो नस्ल है सबसे ज़्यादा दोस्तों रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। और दोकाजी का मतलब है दोस्तों 2 काम करती है। एक तो दूध भी देती है, भार या फिर बोझा ढोने के काम भी आती है। ठीक है। आगे है कि गोवध संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है कौन सा? 2015 है। और इसकी जो
दंड है इसके तहत 20 वर्ष का दिया जाता है। अगर कोई गाय की हत्या कर देता है तो उसके तहत 20 वर्ष की सज़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि जो घोड़े हैं, घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। और इनका परिवार देख लीजिए, तो इक्वाइड क्या है, इसका परिवार से है संबंधित है घोड़ा। और जीवन काल 62 वर्ष का होता है। गर्भकाल 330 से 340 दिन का होता है। और पोनी, पोनी किसको कहा जाता है, जो छोटे घोड़े होते हैं वो होते हैं, और जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। और मूल की बात करें, खच्चर जिनको बोला जाता है, ये झज्जर में ज़्यादा है। कहाँ पे है, झज्जर में ज़्यादा है। ठीक है, आगे है कि गधा सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पे हैं, तो हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। और गर्भकाल इनका 365 दिन के आसपास का होता है। सूअर किस परिवार से संबंधित है, सुइडी परिवार से संबंधित है। और सर्वाधिक ये सोनीपत में मिलते हैं। और गर्भकाल 115 दिन का होता है। और जीवन काल 16 वर्ष का होता है दोस्तों। कितना, 16 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। कुत्ते की बात कर ली जाए, कुत्ता किस परिवार से संबंधित है, तो कैनेडी परिवार से संबंधित है। और गर्भकाल 58 से 68 दिन के बीच का इनका होता है। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है कुत्ते, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है भाई। खरगोश की बात कर ली जाए, फैमिली देख लीजिए जो दोस्तों, लेप्रियोइड क्या है, इनकी फैमिली है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा खरगोश है वो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों, हाथी सर्वाधिक ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हाथी क्या है, 5 ही है पूरे हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है, 4 हाथी हैं। क्या है, 4 हाथी हैं। और हाथी प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वह यमुनानगर में है। और गर्भकाल 624 दिन का होता है। कितना, 624 दिन का इनका गर्भकाल होता है। और पशुधन बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों, 29 जुलाई 2016 झज्जर से स्टार्ट की गई थी। कब से, 29 जुलाई 2016 झज्जर से स्टार्ट की गई थी पशुधन बीमा योजना। आगे करते हैं। असम प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो असम प्रजनन केंद्र दोस्तों हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और घोड़ों के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो पेहवा है दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र में आता है। और संघन पशुधन योजना की शुरुआत 1972 भिवानी डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। इम्पोर्टेंट डेटा आगे देख लीजिए कि हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला बात की जाए तो जहाजगढ़ बैरी गांव झज्जर में लगता है। और भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, और गाय मसाज पार्लर कहाँ पे है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और देश का पहला नंदघर कहाँ पे है, तो हसनपुर सोनीपत में है। हसनपुर सोनीपत में देश का पहला नंदघर है। और सबसे बड़ा ऊँट का मेला पूछ लिया जाए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, लगता है। और पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो भिवानी से की गई थी भाई। 6 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी भिवानी से। किसकी, पशु धन किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी भी बोला जाता है। सुअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में है। कहाँ पे है, सुअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में है। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है, तो हिसार में है। ठीक है, और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, करनाल में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी करनाल में, क्योंकि बेंगलुरु में था यह, पहले इसको ट्रांसफ़र किया गया था बाद में करनाल में 1955 में। ठीक है, अभी आगे करते हैं। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के। और मुँह पका खुरपका रोग, जिसे इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज़ या एफएमडी कह देते हैं, या हुप एंड माउथ डिजीज़ भी बोल सकते हैं। यह रोग विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। इसके उपचार के लिए पॉलीवैलेंट वैक्सीन कारागार है। कौन सी, पॉलीवैलेंट वैक्सीन कारागार है। वायरस से ये होता है, एफएमडी भी इसको बोल सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम में अभी देखा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि जो पशुओं में रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको याद रखने के विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों में पता चल जाएगा। आगे है पीपीआर यानी कि पेस्ट डेस्ट पेस्टिस और रूमिनेंट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों पीपीआर की। और इसे बकरी प्लेग काटा, बकरी का
प्रतिशयी ज्वर भी कहा जाता है। 3 से 4 नाम है दोस्तों अलग अलग इसके, तीनों को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है और याद करना ही करना है। आगे है कि यह रोग मोरीबिली वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरस है? मोरीबिली वायरस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थनैला रोग। थनैला रोग कौन सा होता है? ऐसा रोग है जो दुधारू पशुओं में होता है। थनैला यानी कि थन वाले पशुओं में, यानी कि ऐसा रोग जो दुधारू पशुओं में होता है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। कौन सा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स बोला जाता है। क्या है? गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स भी कह सकते हैं दोस्तों हम। और इस बीमारी को तिल्ली ज्वर, ऊन छटाई की बीमारी आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं गिल्टी रोग को? इस बीमारी को तिल्ली ज्वर, ऊन छटाई की बीमारी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और जो विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है लंगड़ी बुखार। क्या है? लंगड़ी बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर बोला जाता है। क्या बोलता है? ब्लैक क्वार्टर से बोला जाता है। इस बीमारी को काला पैर के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, किसके नाम से? काला पैर के नाम से जाना जाता है। और इसका माध्यम क्या है? जीवाणुओं के द्वारा ये बीमारी होती है दोस्तों। आगे है कि गलघोटू। गलघोटू यह मुख्यतः गाय भैंस का एक संक्रमण रोग है। किस किस का? गाय और भैंस का लगभग संक्रमण रोग है, जो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। आगे कुछ और दिए गए हैं दोस्तों, इनको देख लीजिए। सप्रोले गिरिया रोग, ये का किसके द्वारा होता है? कवक से होता है, मछली में होता है। और गिलराट यानी कि गिल रूट जो होते हैं, वो कवक से फैलता है और मछली में होता है। और पंख और पूंछ सड़न रोग जीवाणु से होता है और मछली में होता है। ठीक है दोस्तों, इनको आपको याद रखना है दोस्तों। आगे है मिल्क फीचर। मिल्क फीचर गाय में से संबंधित रोग है, जो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीचर गाय में। ठीक है। जुगाली करने वाले एनिमल, यानी कि जो जुगाली करते रहते हैं, उनको याद रखना है दोस्तों। कौन कौन से हैं? ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, जिराफ। कौन कौन से? ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, जिराफ। ये क्या है? जुगाली करने वाले जानवर हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैंने देखा था कि इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है वो जुगाली करने वाला जानवर नहीं है। नहीं बड़े बार ज़्यादा आते हैं दोस्तों, इसलिए आपको करने वाले तो याद करने ही होंगे। एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जुगाली करने वाले पढ़ लिए। और बिना जुगाली वाले कौन से हैं? घोड़ा, सुअर, कुत्ता और खरगोश बिना जुगाली करने वाले क्या है? जानवर है। इंपॉर्टेंट डेटा है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो के अंदर यकीन माने दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो चुके हैं। और इतनी जल्दी कवर हुए हैं कि अगर आप इनको 2 से 3 बार कर लोगे दोस्तों, तो आपके ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनकी मदद हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।